तो चलिए हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई या इसी को आप परमाणु संरचना भी बोल सकते हैं, वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और पिछले क्लासेस में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं इसको 2 मिनट जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने ये बात पढ़ा था कि एटम क्या है। एटम के अंदर पाए जाते हैं कोश और नाभिक। साथ ही साथ में ये जो एटम है इसका साइज जो होता है, साइज कितना होता है, तो भैया 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो नाभिक था, नाभिक का आकार कितना होता है, तो सर 10⁻⁻15 मीटर। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मुझे लगता है इन सब के डिस्कवरर आप लोग को याद रहेंगे। आज छोटी छोटी बातें और सुन लीजिए। जैसे आप लोगों ने आप बहु लॉ तो पढ़ ही लिया है ना। तो आप बहु प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है। अब आप बहु प्रिंसिपल में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया था कि भैया हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात किया जाएगा तो आपको पता है कि वो कैसा होगा, तो सर 1s1 होगा। फिर हीलियम का क्या हो जाएगा, सर 1s2 हो जाएगा। ये मैं जो चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, मैं 3-4 चीज़ों को ना एक साथ मिक्सिंग करने वाला हूँ दोस्तों। और मिक्सिंग ये जो टॉपिक रहेंगे, यहाँ से हमेशा जो आपके क्वेश्चन है ना परीक्षा में उठ कर आते हैं। इजी पेपर बनाए, टफ पेपर बनाए, आप इस एक्सपीरियंस को फील कीजिए कि यहाँ से सवाल उठ के आएंगे। ठीक है, चलिए। तो एटॉमिक नंबर आप लोग को पता है सर, हाइड्रोजन का होता है 1, ये जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर। हीलियम का 2, 3 पे कौन आएगा, लिथियम आएगा। और लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। 4 पे हमारा बेरिलियम आएगा, 1s2 2s2। 5 नंबर एटॉमिक नंबर जो है वो बोरॉन का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। 6 नंबर जो है किसका है सर, कार्बन का है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। 7 नंबर पे हम नाइट्रोजन को लेते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। सबको ठीक से दिखाई दे रहा है। 8 नंबर पे आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं, दिस इज 1s2 2s2 2p4। और 9 नंबर पे जो आता है मेरे प्यारे साथियों, फ्लोरीन आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p5। एंड 10 नंबर पे है नियॉन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। दोस्तों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हम ये बातों को थोड़ा और पढ़ ही रहते हैं, बस मैं थोड़ी थोड़ी बातें उसको सिखा देता हूँ। 11 नंबर पे सोडियम है। तो देखो, 1s2 2s2 के बाद अब कौन आएगा, 3s की बारी है। अब 3s आएगा, ठीक है, आने दो 3s को। मेरा बस ये कंसर्न है ना कि भैया ये 10 तक को तो मैं डायरेक्टली नियॉन लिख ही सकता हूँ ना, तो मैंने नियॉन लिख दिया। और नियॉन के बाद कौन आ जाएगा, 3s1। ऐसे ही 12 नंबर कौन है भैया, मैग्नीशियम है। तो ये क्या हो जाएगा, नियॉन मतलब 10, 1s2 2s2 2p6। और उसके आगे क्या हो जाएगा, 3s2। चाहो तो आप 1s2 2s2 2p6 नियॉन की जगह पे ये पूरा पार्ट रख दो और लास्ट में 3s2 लगा दो। 13 नंबर पे कौन है, एल्यूमिनियम है। क्या हो जाएगा इसका, नियॉन 3s2 3p1। फिर अब तो p1 शुरू हुआ है, तो आपको पता है p6 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p2। 15 नंबर, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इससे सवाल आया करते हैं। और इसी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ना मैं आपको 3-4 जबरदस्त चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बोरियत भरा काम है, 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 17 नंबर किसका है भाई, क्लोरीन का है। तो इसको आप लिखोगे नियॉन 3s2 3p5। एंड द 18 नंबर इज आर्गन, एक नोबल गैस है। ये हो जाएगा नियॉन, क्या हो जाएगा, 3s2 3p6। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे ही 3p6 खत्म हुआ, पोटेशियम आएगा 19वें नंबर पे। उसको आप सीधे सीधे क्या लिख दोगे, आर्गन। आर्गन का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन तक का काम हो जाएगा, इसके आगे आएगा 4s1। फिर 20 नंबर पे कौन आ जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, AR 4s2। अब दोस्तों,
यहीं से अब आप लोग का शुरू होने वाला है कौन? तो देखो, पोटेशियम और कैल्शियम एस ब्लॉक के मेंबर हैं, इसलिए इनकी जो कोवैलेंसी होती है ना +1 और +2 होती है। ये क्षार धातु का मेंबर है, ये क्षारीय मृदा धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल का फैमिली का मेंबर है। अब यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं एटॉमिक नंबर 21 से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो, एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 21 नंबर किस नाम से जाना जाएगा? स्कैंडियम। डायरेक्ट में क्या लिख दूं? AR, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक का कहानी खत्म AR का नाम लेते ही। आगे कौन आ जाएगा सर? 4s2। अब यहाँ से शुरू होगा 3d1, और d ऑर्बिटल में पिछले क्लास में आपने समझा था कि 5 सबशेल आते हैं। s ऑर्बिटल में 1 सबशेल, p में 3, d में 5, f में 7। विषम संख्या चलती है ना, 1 3 5 7। और हर एटॉमिक सबशेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अपोजिट स्पिन के। मैंने सब रीजन की दिया था कि अपोजिट स्पिन के क्यों भरने हैं। तो उसी तर्ज पे स्कैंडियम का हो गया कितना सर? 3d1। तो d ऑर्बिटल में 5 सबशेल हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अधिकतम d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो सर वो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो सर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे यहाँ पर आप भर सकते हो। तो आप बस d1 से शुरू किए हो कहानी, वो कहानी कहाँ जाके रुकेगी? d10 पे। स्कैंडियम के बाद आता है सर टाइटेनियम। ये सब आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब क्या है सर? ये सब मिसाइल्स विसाइल्स बनाने में भी टाइटेनियम का यूज होता है, जर्कोनियम का यूज होता है। इसलिए हम लोग इनको ना कंट्री मेटल बोलते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की ताकत उसके वेपन सोसाइटी से होती है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन है? हम बोलते हैं अमेरिका है, चाइना है। क्यों? क्योंकि मनमाने इन लोग बम बना के रखे हुए हैं। इतना तो बम है अमेरिका के पास अकेले कि पूरी पृथ्वी के दर्जनों बार पूरा पृथ्वी को विस्फोट कर सकता है। इसलिए लोग डरते हैं हम बाकी देशों से। और एक पगला मुंडी जाके वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन गया, अलग ही दिमाग लगाते रहता है, लालची। चलिए आइए वेनेडियम की बात करते हैं। लालची इसलिए बोल रहा हूँ ना, हमारे भारत को परेशान कर रहा ना, है ना, टैरिफ लगा के ये सब वो सब हरकत करके। 24 नंबर पे आता है सर क्रोमियम। क्रोमियम पे स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये अपवाद है सर। इसका एक्चुअल में क्या होना चाहिए पता है सर? AR4s2 3d4 होना चाहिए था, पर ये ना रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एक्चुअल में इसका हो जाता है AR4s1 3d5। ये एक अपवाद है और ये राइट है ना। अब क्यों ऐसा होता है मैं थोड़ी देर में आप लोग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, चलो कर ही देता हूँ। मसला ये है कि सर समझिए, ये मेरा 4s है और ये मेरा 3d है। अपवाद जो भी होते हैं ना, हर अपवाद का कारण होता है। रसायन विज्ञान में टीचर क्या करते हैं? अपवाद बोल के ना आगे बढ़ जाते हैं, अरे ये अपवाद है छोड़ो इसको, ऐसा बोल के। एक्चुअल में वो जो अपवाद है ना, वो अपवाद ही तो पढ़ाई करने की चीज होती है, क्योंकि साइंस तो बिना रीजन के आगे बढ़ता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, 4s2 और 3d4 का अगर कॉन्फ़िगरेशन रहता, 4s2 3d4 का अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन रहता, तो ये ऐसा दिखता। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन वेनिंग एक्सचेंज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो सर इसका एक्सचेंज इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, 3 चांस। इसका एक्सचेंज इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, और एक बच गया हमारा, तो इसका एक्सचेंज इसके साथ हो सकता है। तो ऐसे टोटल हमारे पास 6 चांस बन रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज पॉसिबल है। और एक्सचेंज मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला सिस्टम। तो जब भी एक्सचेंज पॉसिबल होता है ना, वहां पर सहूलियतें बढ़ जाती हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर मान के चलिए, ये तो वो वाला कॉन्फ़िगरेशन हुआ जहां पर हमने क्या किया? 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन को कवर किया, है ना। अगर मान के चलिए सर, अगर मेरा 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हुए रहता, मतलब s ऑर्बिटल में 4s की एनर्जी और 3d की एनर्जी में ज्यादा चेंज होता नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब ये 2 बसें हैं, एक बस पे पैसेंजर है और दूसरा बस उसी के पैरेलल चल रहा है, तो भैया इस बस का पैसेंजर कूद के इसमें तो आ ही सकता है ना, टप जाएगा। मगर अब एक बस कानपुर में है और एक कोल्हापुर में है, तो कहाँ से टप जाएगा? ठीक है, कोल्हापुर से कानपुर थोड़ी भी टप जाओगे। तो ये जो ट्रांसफर भी होता है ना, याद रखना केवल उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता है जिनकी एनर्जी नियरली सेम हो। तो 4s और 3d की एनर्जी नियरली नियरली क्या है सर? सेम होती है।
ये एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताया मैं, दोनों की एनर्जी नियरली सेम होती है। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d के पास कूद गया, तो भैया 3d के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 5 हो गए। जैसे ही 5 हुए सर, ये हाफ फील्ड हो गया। और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, वो हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल कहने का अर्थ क्या है पता है सर? हाईली स्टेबल कहने का अर्थ ये है कि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है। मान के चलो कल तक इसकी सैलरी 10,000 रुपये प्रति माह थी, अब अचानक से कोई इसको कंपनी ऑफर दे दे कि भैया मैं तुम्हारी सैलरी 100 करोड़ रुपए प्रति माह करूंगा। अब आप भौचक्के रह जाओगे, सर 100 करोड़ रुपए किसी की सैलरी होती है? अरे सुंदर पिचाई की तो 1800 करोड़ है, 150 करोड़ एक महीने का है। होती है भाई, होती है। 50 करोड़ रोज का, नहीं नहीं, 50 करोड़ बोल दिया मैं भी, ज्यादा, 5 करोड़ आप मान के चलिए रोज की सैलरी है। 5 करोड़ हम जिंदगी भर में कमा ले तो फिर बहुत बड़ी बात मान लेंगे, इतना बड़ा होता है डाटा 5 करोड़। और कोई एक आदमी उसको दिन भर में कमा ले रहा है, खर्चा नहीं कर पा रहा है, कमा ले रहा है। हम तो कितना भी कमा रहे हैं, खर्चे ही कम नहीं हो रहे। क्या बोलोगे, वही हाल है। तो मेरे भाई, यहाँ पर अब आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई, है ना? क्योंकि ये हाफ फील्ड होते ही पूरा खेला शुरू हो गया। तो इस केस में आप समझ पा रहे हो कि प्रो जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो मिलियंस ऑफ मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है, कई हजार गुना या कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। हजार गुना तो छोड़ ही दो, है ना? तो इसीलिए हाफ फील्ड, फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी मिलियन टाइम ज्यादा होती है। तो 10,000 प्रति माह से निकल के 100 करोड़ प्रति माह में अगर कोई आपको ऑफर दे, आप जाके लपक के लोगे ना, माई बाप बिल्कुल हम आपके यहाँ काम करेंगे। सेम यही चीज हो रहा है क्रोमियम के साथ। ये नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे ही 4s और 3d की एनर्जी लगभग सेम है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d के पास पहुंचा, या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को बना लिया, स्टेबिलिटी मिलियन टाइम्स बढ़ गई। अब स्टेबिलिटी मिलियन टाइम्स बढ़ी है, इसका मतलब क्लियर है कि वो इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करेगा, और इसीलिए वो 4s1 3d5 जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको शो करेगा, ना कि इसको करेगा। तो ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। आया बात समझ में मेरे प्यारे साथियों? रीजन क्लियर है? अपवाद बोल के भागने वाला काम नहीं रहता अपना, अपन आपको एक एक चीज क्लियर बताएंगे, क्योंकि ये साइंस है, साइंस हर चीज के फैक्ट पे चलती है। अब आते हैं मैंगनीज। मैंगनीज का क्या हो जाएगा सर? Ar4s2 3d5। 26 नंबर पे आता है हमारा आयरन, ये हो जाएगा Ar4s2 3d6। 10 तक चल सकता है ना डी में तो। फिर आता है कोबाल्ट 27 नंबर में, क्या हो जाएगा? Ar4s2 3d7। फिर 28 नंबर पे आता है सर निकिल, ठीक, Ar4s2 3d8। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इन तीनों को संयुक्त रूप से फेरोमैग्नेटिक एटम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेरोमैग्नेटिक एटम्स। ठीक है? तो फेरोमैग्नेटिक एटम कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? तो ये तीनों के तीनों 8b ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। किस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं? 8b, 8b। ठीक है, रोमन डिजिट में लिखा जाता है। ठीक है, 29। अगेन अपवाद कौन है? कॉपर। कॉपर का होना चाहिए क्या इस सीक्वेंस के हिसाब से? Ar4s2 3d9। बट ये होता क्या है सर? Ar4s1 3d10, क्योंकि s और d की एनर्जी, 4s और 3d की एनर्जी नियरली सेम है। तो 4s का इलेक्ट्रॉन कूदेगा कहाँ? 3d में। जैसे ही कूदेगा ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और फुल फील्ड एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो हाफ फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये इस कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। और लास्ट में 30 नंबर है जिंक, इसका हो गया Ar4s2 3d10। अब ये मैंने आप लोग को इतना सारा क्यों कराया मेरे प्यारे साथियों? दो अपवाद याद रखना, क्रोमियम और कौन है? कॉपर। ये दो हमारे अपवाद निकले। एटॉमिक नंबर 29 क्रोमियम था, ये अपवाद में आ रहे हैं, और 24 हमारा कॉपर था। ठीक, ये दो हमारे अपवाद हैं, बाकी सब ठीक है। अब दोस्तों ये मैं सिखाया इसलिए हूँ, कारण क्या है पता है? क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा पता है? आपसे ऐसा बोल देगा, सर Fe
Fe+2 में ज्यादा स्थाई कौन, ऐसा ज्यादा स्थाई कौन, स्थाई कौन, ऐसा डाल देगा। समझ में आ रहा है बात? ये चीजें हो जा रही हैं। ये Fe+2 या Fe+3 कर लो, में ज्यादा स्टेबल कौन है +3 में, है ना। अब आप भचक के रह जाओगे, अरे का पूछ दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इस सवाल को हम बाद में बनाएंगे, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट और पढ़ा दूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं ना मेरे भाई मेरे मित्र, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप तुलना नहीं कर सकते हो। इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आप सीख लो, लिखित में दे रहा हूं मैं, लिखित में, कि भैया आपके परीक्षा में इसके एक प्रश्न बनने ही बनने हैं। आप भी बोलोगे कि हाँ सर ने 10-15 मिनट में एक ऐसी चीज सिखा दी, 4-5 चीज, एक चीज नहीं 4-5 चीज सिखा दी, भाई 5 में से एक तो सवाल बनेगा ही ना, और हमेशा इन्हीं पे सवाल बनता है। किताबों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज करता पढ़ने से आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे, यहां से निकलेगा। आजकल का पैटर्न ये है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब क्या है, अयुग्मित, मतलब बैचलर आदमी, है ना। तो आप देखो एक बैचलर आदमी के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, जो सिंगल आदमी है या सिंगल औरत है उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी एटम आयन किसी के पास भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, प्रेजेंट है, तो हमेशा याद रखना, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये नोट बना के लिख लो, अगर उपस्थित है तो उसके पास क्या क्या रहेगा। तो पहला पॉइंट याद रखिए, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सर वो कलरफुल होगा। वो क्या होगा सर, वो कलरफुल होगा, मतलब वो रंगीन होगा। बातें समझ में आ रही हैं? जैसे आपने गोल्ड को देखा है, गोल्ड का कलर फिक्स है भाई, येलो कलर का गोल्ड होता है। चाहे आप इंडिया से प्राप्त करो, साउथ अफ्रीका से प्राप्त करो, अमेरिका कनाडा, कहीं का भी आप धरती पे गोल्ड ढूंढो, आपको वो क्या दिखाई देगा, वो आप लोगों को येलो ही कलर का दिखाई देगा। सिल्वर जो है वो व्हाइट कलर का है, हर जगह व्हाइट ही कलर का दिखाई देगा। कॉपर जो होता है थोड़ा रेडिश कलर का आता है, वो रेड ही दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी हमारे एलिमेंट जो कलर नेचर शो कर रहे हैं, कॉपर का कलर क्या अमेरिका में कुछ अलग होगा और हिंदुस्तान में अलग होगा क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, जो कलर है वो है। तो कॉपर का कलर रेडिश क्यों है, गोल्ड का येलोइश क्यों है, आपका सिल्वर व्हाइट कलर में क्यों है, ये सभी के सभी डिपेंड करते हैं उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो क्या होगा, कलरफुल होगा। दूसरा नंबर पॉइंट, वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। क्या नेचर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का अर्थ क्या होता है सर, वो अनुचुंबकीय होगा, चुंबकीय गुण के अनुकूल होगा। वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, चुंबकीय गुण के अनुकूल होगा, है ना। तीसरा नंबर पॉइंट, अब ये बात तो ठीक है, आप बोल दे रहे हो कि वो पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा, बट उसके मैग्नेटिक मोमेंट को आप कैसे निकालोगे? आप उसके मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे करोगे, है ना। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो चुंबकीय आघूर्ण, तो इस पे भी हमेशा सवाल बनता है मेरे मित्र। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, अभी हम लोग तुलना करना भी सीखेंगे सब लोग का, चुंबकीय आघूर्ण। तो मेरे भाई अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात करूंगा मैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूंगा, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू रूट में n इंटू एन प्लस टू, यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। निल्स बोर ने इसकी डिस्कवर की थी। और यहाँ पर n क्या है दोस्तों, तो n ये है नंबर ऑफ यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश यहाँ पर यूपी का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, भारत में यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, अपना प्रदेश। ठीक है, हम जिस भी प्रदेशवासी हो। चलिए, इसके अलावा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और क्या बताता है, तो सर ये बताता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्थायित्व भी, स्थायित्व भी कैसे बताता है, तो याद रखिएगा,
स्थायित्व जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। यूपी मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो चीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अभी जैसे हमने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया, Fe और Fe+2 में ज्यादा स्थायी कौन, तो मेरे भाई Fe का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। Fe का कॉन्फ़िगरेशन में हमको पता है क्या आ जाएगा, Ar 4s2 3d6। अब हमें करना है Fe+3, तो मेरे मित्र यहाँ पर फिलहाल के लिए सोचिए 3d6 है, मतलब d ऑर्बिटल ही इसका बस एक क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी में भरे हुए हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, हुंड के नियम के हिसाब से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन थे। इस तरीके से पेयरिंग तब करना जब एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गिनती कितनी आ गई, अनपेयर्ड मतलब जो सिंगल है, जो आजाद है, इनकी की संख्या है कितनी, 4। तो सिंगल होना बुरा नहीं है, देखो सिंगल रह रहे हैं तो आप ये सारे कैरेक्टर शो कर पा रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो जिंदगी में कोई रंग नहीं बचेगा, आप किसी के लिए एक्टिव रहोगे नहीं, मैग्नेटिक एक्टिविटी नहीं शो कर पाओगे, मैग्नेटिक मोमेंट आप रहेगा नहीं। स्टेबिलिटी भी देखो अकेला रहने में ज्यादा है। समाज और नियम ये बोलते हैं कि स्टेबिलिटी मतलब आदमी ब्याह शादी कर लेता है, नौकरी चाकरी हो जाता है, ब्याह कर लेता है तो बोलते हैं हम स्टेबल हो गए। साइंस कहती है कि आप जब तक अकेले हो, अनपेयर्ड हो, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बात समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में। हम्म, ठीक है, ओके। हाँ तो क्लास चल रहा है अभी। चलिए, स्टेबिलिटी जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जितना अनपेयर्ड है, जितना अकेलापन है, स्थायित्व उतनी ज्यादा है ना। हम खुशी की तलाश में जाते हैं किसी से जुड़ने, और बाद में पता चलता है लहूलुहान होकर बाहर निकले हैं। सर Fe+3 है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s2 3d में 6 में से 3 गया तो 3 बचा ना। सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, चतुर्थ कोश। n इक्वल टू ये है मेरा 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो मेरे भाई सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, तीसरे कोश में कि चौथे कोश में? सर ये चौथा कोश है, ये तीसरा कोश है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से बाहर निकलेगा जी, अरे चौथे कोश से ना निकलेगा, तब ना तीसरे कोश में जा पाएगा। तो सर ये हो जाएगा Ar 4s2 में देखो 3 निकालने थे, तो 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों निकल गए, खत्म 4s। और 3d6 थे, उसमें से एक निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल 3 निकालने थे, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये क्या बन गया 3d5। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ का डी कॉन्फ़िगरेशन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके डी कॉन्फ़िगरेशन में या डी सबशेल में हम चेक करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। यस और नो? तो आप खुद बता दीजिए कि ये Fe और Fe+2 में अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं, भैया मैं अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं तो आप बता दीजिए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, Fe की Fe+2? तो सर Fe में 4 अनपेयर्ड है, सॉरी Fe और Fe+3 था ना, Fe+3 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर आपको इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना रहता तो भी निकाल लेते। क्या है फॉर्मूला, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, है ना जी। तो बस डाटा रख देते, रूट में कितना हो गया 4, और 4 दूना 6, मतलब √24, √24 √25 के पास है, √25 5 होता है तो √24 4.85 होगा बोर मैग्नेटॉन। इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते, क्या होता है, रूट में n × n+2, n की वैल्यू कितनी है, यही तो मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना n, तो वैल्यू रखिए रूट में 5 गुणा 5 और 2 7, कितना आ गया √35, √36 6 होता है तो 35 6 से थोड़ा सा कम, मतलब 5.85 बोर मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आपने निकाल लिया, आपने उसके स्टेबिलिटी को भी बता दिया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट होने से सारी चीजें आप काउंट कर पाते हो। मेरे प्यारे साथियों आपको एक काम करना है, आपको CO+2
Ni+2 है ना, एस पैरेलल Mn+2 Cu+2 ऐसा दिया हुआ है। ये इतना सारा हमारा दिया हुआ है। आप लोग को इनमें क्या क्या निकालना है? फाइंड फाइंड पहला चीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, n का वैल्यू, ठीक, क्या आएगा? दूसरा चीज मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तीसरा चीज कलर नेचर बताओ कि कलरफुल है कि कलरलेस है। और चौथी चीज स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। ठीक है, एक आध और जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, इसी में आप Sc+2 भी जोड़ दो या Sc+3 जोड़ दो। ठीक, ऐसा है। चलिए, ये आपको सवाल समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, आ गया। तो हम एक काम करते हैं, एक मैं बढ़िया सा बनाता हूँ, फिर मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, तो आप लोग इसको डील कर लेना। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। एक सेक्शन के अंदर हम लोग 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। कलर नेचर के ऊपर सवाल आ जाता है। कई बार सवाल आप लोग का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक मोमेंट निकालने पूछ देगा। कई बार पूछ देगा कि भैया आप उसका मैग्नेटिक नेचर बताओ, है ना सर, उसका मैग्नेटिक नेचर बता दो। 5वां पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, यहीं पर आपसे पूछ देगा मैग्नेटिक नेचर भी बता दो। सब बताना है, इतनी सारी चीजें बतानी है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। चलिए, पहला लेते हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं? CO+2। CO+2 के लिए पहले कोबाल्ट लेना पड़ेगा। कोबाल्ट का क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर 27 है, तो Ar4s2 3d7। ठीक, हमें CO नहीं चाहिए, हमें चाहिए CO+2। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से सर? वो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 3d7। मतलब आप समझ पा रहे हो कि d ऑर्बिटल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने हैं सर? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन आप कुछ इस तरीके से भर रहे होगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने बच गए? 3। तो पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने थे, 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, सर कलरफुल है कि कलरलेस है? सर ये कलरफुल होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? तो सर ये पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। तो मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहीं पे ले लूँ क्या? सर अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने आए हैं? 3। तो रूट में 3 × 3 + 2 कितना हो गया? 5, √15। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 16 के पास है, तो 3.85 बोर मैग्नेटॉन। इसका क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया। तो चाहो तो यहीं पे लिख लो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? 3.85 बोर मैग्नेटॉन। हो जाएगा एक। ऐसे ही दूसरा नंबर मैं लेने जा रहा हूँ Ni+2 का। सबका ऐसे ही ऐसे सॉल्व करिए। तो भैया Ni+2 ले रहा हूँ, पहले तो आप निकिल को लेना पड़ेगा। निकिल का कितना होता है सर? 18, 2 20 और 8 28। बट हमें निकिल नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए किसका? Ni+2 का। तो Ni+2 जब मैं करने गया तो ये हो जाएगा Ar। 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 ही निकालने थे। और 3d में अभी भी कितने बच गए? 8। 3d में अभी भी कितने बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई, ये जो हमारा 3d ऑर्बिटल था, इसमें टोटल कितने सबशेल होते हैं? 5। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हुंड के नियम से करना ना, शुरू में ही पेयरिंग मत चालू कर देना। तो भैया यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इस बार, जिसको आप एन से रिप्रेजेंट कर रहे हो? अकेले सिंगल का पर्सन कितने हैं? 2 है। तो सर अनपेड इलेक्ट्रॉन आते ही अपन समझ गए कि टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब कलरफुल है कि कलरलेस है? तो मेरे भाई ये तो कलरफुल हो गया। ऐसे ही सर ये पैरामैग्नेटिक आया कि डायामैग्नेटिक आया? तो सर ये पैरामैग्नेटिक आया। पैरामैग्नेटिक का अर्थ क्या होता है? अनुचुंबकीय ना, चुंबक के गुणधर्म के अनुकूल है, अनुचुंबकीय है। ठीक है भैया,
ओके। इसके अलावा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? तो रूट में सर n इंटू एन प्लस टू होता है, तो हमने बस डाटा रखने का काम करना है। तो n की वैल्यू i कितनी है? 2, और 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। तो रूट एट मतलब 2.85 बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि रूट 9 कितना हो जाएगा? 3। तो रूट एट 3 से थोड़ा सा कम, 2.85। अच्छा, स्टेबल है अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लास्ट में चेक कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना बता दो, CO+2 और Na+2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सर CO+2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आए हैं, Na+2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आए हैं, तो ज्यादा स्टेबल तो सर CO+2 होगा। ठीक है, ऐसा ही बाकी सब लोग का आप लोग निकाल लोगे मेरे भाई। मुझे उम्मीद है बाकी सब लोग का आप निकाल लेंगे, और लास्ट में कंपैरिजन करेंगे। मैं एक और Mn का बस आप लोग को करा दे रहा हूँ, बाकी दो को मैं आप लोग के लिए होमवर्क भी छोड़ रहा हूँ, है ना? क्योंकि इस छोटा सा सेक्शन में आपने बहुत सारी चीजें आज सीख ली। Mn+2 की बात हो रही है, पहले तो आप Mn की बात करोगे। Mn का क्या होता है? Ar 4s2 3d5, एटॉमिक नंबर 25 है, तो 18 2 20 5 25। ठीक है जी। अब मुझे Mn नहीं ना चाहिए, मुझे Mn+2 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने हैं, तो ये हो जाएगा Ar। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे? 3d से कि 4s से? तो हमने तो ये बात पढ़ा है कि 4s एटॉमिक ऑर्बिटल बाहर है, 3d अंदर है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कोष से निकलता है। तो हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेगा। 4s से निकालने कितने अपने को? 2 इलेक्ट्रॉन, और 4s में कितने? 2। वो दोनों निकल गए, तो 4s हो गया समाप्त। तो हमारे पास केवल क्या बचा? 3d5। अब आइए, 3d एटॉमिक ऑर्बिटल में 5 सबशेल होते हैं, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर भी रहा है। कोई पेयर्ड है क्या? नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आया है, एक सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई है सर? 5 आ गई है। जैसे ही 5 आई है, तत्काल बताओ कलरफुल है कि कलरलेस है? तो सर एक भी आया रहता ना तो कलरफुल होता। पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? तो सर ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अनुचुंबकीय है। और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? तो रूट में n इंटू एन प्लस टू, मतलब रूट में 5, और 5+2 7 हो गया, तो कितना आ गया? रूट 35। रूट 35 रूट 36 के पास है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा सर? 6 से थोड़ा सा कम, क्योंकि रूट 36 6 होता है, तो उससे थोड़ा सा कम, 5.85 बोर मैग्नेटॉन। निकाल पाओगे? इसी तरीके से बाकी के जो दो हैं, Cu+2 Sc+3, इनका भी आप निकालिएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, कलर नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए लास्ट में क्या करना है? अब मैग्नेटिक नेचर तो बता ही दे रहे हो, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। मसला क्या फंसेगा पता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर को कैसे डिसाइड करना है? तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, उस स्टेबिलिटी में उससे उतना ज्यादा रहेगा। तो अभी तक हमने 3 किया, हमने CO को किया, हमने Ni+2 को किया, हमने Mn+2 को किया। इसके में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके में 2 आए, इसके में 3 आए। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? Mn+2, फिर CO+2, फिर Ni+2। ऐसे ही आप इन दोनों का भी निकालना, और निकाल के आप चेक कर लेना, हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने एक छोटा सा पॉइंट हमने कवर किया, जिसमें हमने आप बाऊ के प्रिंसिपल के बिहाफ पे पूरा 1 से लेके 30 तक जो हमारे एटम्स हैं, आपको 30 तक ही याद करना है, उससे ज्यादा याद करना भी नहीं है। हमने इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लिए, अपवाद जाना और अपवाद का कारण जाना। बेसिकली टीचर्स यही करते हैं कि अपवाद है बोल के छुड़वा देते हैं। भैया नहीं छुड़वाना है, अपवाद में जो चीज सीखने मिली ना वही तो काम आती है। जैसे मैंने आप लोग को अपवाद बताया कि क्रोमियम और कॉपर अपवाद क्यों शो करते हैं। ये कहाँ गया जी? आइला घुमा गया क्या? अरे यार ये पेज आगे आ गया। ठीक है, तो मैंने पूरा अपवाद का रीजन बताया। ये रीजन काम आएगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। आप जब आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये सब जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो वहां पर भी ये चीजें काम आती हैं, स्टेबिलिटी में भी काम आती हैं। तो आपसे एक सवाल बोल देगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा स्टेबल कौन? तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन जो है p3 कॉन्फ़िगरेशन रखा है, और एक p ऑर्बिटल में 3 सबशेल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 मतलब हाफ फील्ड। ये
नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। फास्फोरस और सल्फर में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस ज्यादा स्टेबल होगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये रिलेशन बना रहा है हाफ फील्ड फुल फील्ड का, जिसको मैंने अभी डिटेल में आपको बता दिया। देन आफ्टर फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पढ़ा, जो चार चार पांच पांच चीजें बताता है, कलर नेचर बताता है, मैग्नेटिक नेचर बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाता है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से काउंट करते हो। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डील कर लिए, और कुछ आपको हमने होमवर्क भी दिया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको बना के रखेंगे। कुछ सवाल अपने से भी जनरेट कर लेना, Fe+2 कर लेना, आपका Ti+2, Ti+3, V+3, ऐसे कुछ कुछ सवाल अपने से बना के स्टेबिलिटी ऑर्डर, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर, ये सब आप लोग कैलकुलेट करना। होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे।